हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस एंड सेकंड इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। ओके, दिस इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस विच इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th। सो स्टार्टिंग विथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो पहले हम ये कवर करेंगे ये वाला पार्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, देन वी विल स्टडी इन्वर्टिबल फंक्शंस। ओके, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? आपने एक फंक्शन पढ़ा होता है, fx फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, जिसमें एक आपने इनपुट दिया तो एक आउटपुट निकलता है, ये होता है फंक्शन fx, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस आउटपुट को आपने दूसरे फंक्शन में डाला, फिर उससे एक आउटपुट निकला। तो इस प्रोसेस में आपने दो फंक्शन यूज़ किए ना, एक इनपुट डाला आपने एक फंक्शन में, उसका जो आउटपुट निकला वो दूसरे फंक्शन में डाला, फिर वहाँ से आउटपुट निकला, तो ये हो जाता है कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे 3 का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2 का हो, 3 का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये हो गया 3 का, h ऑफ g ऑफ f, ठीक है। तो इस तरह से 3 का हो जाएगा ये कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सो लेट a इज ए फंक्शन, सॉरी f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। ओके, तो इसका जो कोडोमेन है f का, वो g का डोमेन है, ठीक है। मतलब कि एक फंक्शन a से b में जा रहा है f ये, और दूसरा जा रहा है g फंक्शन जा रहा है b से c में, ठीक है। b टू फंक्शंस, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। तब a टू c एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? g ऑफ f। अब देखो, पहले f फंक्शन है फिर g फंक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको f और g बोलेंगे, नहीं, g ऑफ f आएगा। कैसे आएगा वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। ओके, अब देखो, सेट a का एलिमेंट मैंने ले लिया है स्मॉल a, है ना, सेट b का एलिमेंट ले लिया स्मॉल b, और सेट c का एलिमेंट ले लिया स्मॉल c। तो f जो फंक्शन है a टू b, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू f है ना, इनपुट a है आउटपुट b है, ठीक है, क्योंकि a से b में जा रहा है फंक्शन, एंड g जो फंक्शन है वो जा रहा है b से c में, तो gb इक्वल टू c लिख सकते हैं। अब g के अंदर जो b है उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, तो g ऑफ f ऑफ a हो गया इक्वल टू c हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, f फंक्शन जा रहा है a से b में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू f a, है ना। अगर x से y में फंक्शन जा रहा होता तो हम क्या लिखते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो a से b में फंक्शन जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू एफ ए, है ना। सेकेंड फंक्शन है g फ्रॉम b टू c, तो इसको हम लिख सकते हैं c इक्वल टू जी बी, है ना। अब देखो, ये जो पहला वाला फंक्शन है, पहला वाला जो हमने इक्वेशन लिखा, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना। a की वैल्यू और क्या डाल सकते हो? कुछ नहीं डाल सकते, है ना। लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन लिखी हमने c इक्वल टू जी बी, इसमें हम g जो b है, b की वैल्यू हम पहले इक्वेशन से डाल सकते हैं, और पहले इक्वेशन में क्या है? b इक्वल टू एफ ए है, तो हमने b की जगह एफ ए डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये g ऑफ f ऑफ a इक्वल टू c, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, समझ गए। तो ये g ऑफ f ऑफ a है ना, g ऑफ f ऑफ a है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं g ऑफ f ऑफ a, ठीक है। तो पहले फंक्शन g है, बाद में, सॉरी, पहले फंक्शन f है, बाद में g है, बट ये बनेगा g ऑफ f a से c में, ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है, x से fx बना, यहाँ से g ऑफ fx बना। और ये ध्यान देनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि g ऑफ f इज़ इक्वल टू f ऑफ g, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे पहला फंक्शन g होता, दूसरा f होता, तब ये बनता f ऑफ g, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है किसी केस में इक्वल हो जाए, बट नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 5th इज लेट f इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 3 4 5 9। इसका डोमेन क्या है? 2 3 4 5, और कोडोमेन है 3 4 5 9, ठीक है। a से b में जो जाता है ना, a है 2 3 4 5 एंड b है 3 4 5 9, है ना। ऐसे ही g b से c में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे b क्या है? 3 4 5 9, यहाँ पे भी b क्या है? 3 4 5 9, है ना। तो b जा रहा है, सॉरी, g जा रहा है b से c में, और c क्या है हमारा? 7 11 15। कैन बी डिफाइंड एज f2 इक्वल टू 3। इसका मतलब 2 का इमेज क्या है? 3। f की बात कर रहा हूँ मैं अभी,
यहाँ पे छोड़ी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। 2 का इमेज क्या है 3, f में f3 इक्वल टू 4, तो 3 का इमेज क्या है 4 है। f4 इक्वल टू 5 और f5 इक्वल टू 5, तो 4 और 5 दोनों का इमेज क्या है 5 है। तो ये देखो हमने इस तरह से लिखा, ये सेम चीज़ लिखी मैंने, ये मैंने f लिख दिया, ठीक है। उसके बाद g देखो, एंड g3 g4 इक्वल टू 7, तो 3 एंड 4 दोनों का इमेज क्या हो जाएगा 7, फिर 5 एंड 9 दोनों का इमेज 11 हो जाएगा, बिकॉज g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11, तो 5 और 9 दोनों का 11 हो गया, ठीक है। अब आपको बताना g ऑफ f, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, 2 किस में जा रहा है 3 में, एंड 3 का इमेज क्या है 7, तो 2 का इमेज 3, 3 का 7, तो g ऑफ f में 2 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही image of 3 is 4 and image of 4 is 7, so image of 3 will be 7 also. Image of 4 is 5 and image of 5 is 11, so image of 4 equal to 11, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है कि कौन किससे हो रहा है, ये 5 किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, फिर ये 5 11 से हो रहा है, तो 5 विल बी कनेक्टेड टू योर रिलेटेड टू 11, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका लिखने का ये है, दूसरा तरीका और भी हो सकता है। कैसे, देखिए g ऑफ f, अब पहला इसमें 2 डालूँगा तो कितना आएगा, तो देखो अब यहाँ से आगे मैं क्या लिखूँगा, g ऑफ f2 कितना है 3, g ऑफ 3, अब g ऑफ 3 कितना है, g ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, तो आ गया 2 किससे रिलेटेड 7 से। ऐसे करके हम एक एक एलिमेंट का लिख सकते हैं, ठीक है। Sorry, this was example 15, not 5. Okay. Next example is 16. Find g of f and f of g if f is a function from r to r. R is set of real number and g is a function from r to r. Are given by fx equal to cos x and gx equal to 3x square. Okay. Show that g of f is not equal to f of g. अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इन जनरल हम g ऑफ f और f ऑफ g कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो g ऑफ f को हमने कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ fx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये क्या g ऑफ fx है ना, ये इस तरह का फंक्शन है, gx है बेसिकली, है ना, x की जगह fx में डालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है gx, इसमें x की जगह fx डालना है। तो gx कितना है 3x स्क्वायर, तो इसमें x की जगह fx डाला तो 3 ऑफ fx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऑफ fx स्क्वायर हो गया। अब fx की वैल्यू यहाँ पे डालो, fx की वैल्यू कितनी है cos x, तो 3 cos स्क्वायर x हो गया। अब लीजिए f ऑफ g, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gx, है ना। तो f ऑफ x में x की जगह gx पुट करना है, तो f ऑफ x कितना है cos x, तो यहाँ x की जगह gx पुट करना है, तो कितना हो जाएगा cos gx हो जाएगा। फिर gx कितना है 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, बस यही प्रूव करना था। मूविंग ऑन, एग्जांपल नंबर 17, शो दैट f फंक्शन है फ्रॉम r-5/7, 7/5 से r-3/5। डोमेन और को डोमेन है, ठीक है। डोमेन है r-7/5 और को डोमेन है r-3/5। ओके, इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस and g is a function from this set to this set as defined as this. Then f of g and g of r identity functions. Okay, तो आपको बताना है कि f of g और g of f जो हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो f of g निकाल लीजिए। तो f of g में क्या करोगे आप, f(x) में x की जगह gx डाल दोगे। तो fx क्या है, ये पड़ा है आपके पास, इसमें आपको x की जगह ये पूरा gx पुट करना है। तो मैंने क्या किया, 3x + 4 क्या हो गया 3gx + 4 अपॉन 5x - 7, तो क्या हो गया 5gx - 7 हो गया। अब gx की वैल्यू मैंने यहाँ से लाके इसमें पुट कर दी, तो ये हो गया। ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 41x/41, तो कितना आ गया x। तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू x, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, f ऑफ gx इक्वल टू x आ गया, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। सिमिलरली यही चीज़ आप g ऑफ f के लिए भी कर सकते हो, g ऑफ fx, तो ये भी आ जाएगा x, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। ये प्रूव करना था हमारे पास हमको।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स 18 शो दैट इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b to c आर 1 1 देन g ऑफ f फ्रॉम a to c इज ऑल्सो 1 1। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन 1 1 हैं, तो आपको प्रूव करना है कि कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f होगा वो भी 1 1 होगा। ठीक है, तो गिवन f एंड g आर 1 1 गिवन है। ठीक है, तो लेट f इक्वल टू b एंड g भी इक्वल टू c। ठीक है, f फंक्शन जा रहा है a से b में, तो हमने ये अज्यूम कर लिया f इक्वल टू b, और g फंक्शन जा रहा है b टू c में, तो हमने इसको अज्यूम कर दिया ऐसा g भी इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो b1 अगर b2 के इक्वल है तो a1 a2 के इक्वल होगा, है ना। देखो y इक्वल टू fx फंक्शन होता है तो वो 1 1 कब होता है, इफ़ y1 इक्वल टू y2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ये होता है ना, y1 इक्वल टू y2 अगर इससे इम्प्लाई होता है x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है fx के लिए, फिर मैंने यही चीज़ लिखी है gx के लिए, क्योंकि गिवन है कि ये दोनों फंक्शन क्या हैं 1 1 है। ठीक है, तो मैं g ऑफ f के लिए क्या लिख सकता हूँ, g ऑफ f है, इसके लिए क्या ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे c1 इक्वल टू c2 करोगे, ठीक है, यहाँ से लेना चाहिए था बेसिकली हमको c1 इक्वल टू c2, इसको इक्वेट करोगे तो g ऑफ f a1 इक्वल टू g ऑफ f a2 आ जाएगा। ठीक है, फिर f a1 a2 b1 इक्वल टू b2 गिवन है। ठीक है, तो ये अंदर की दोनों चीज़ें गिवन है, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 आ गया, और यहाँ से क्या होता है f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 है तो a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा, क्योंकि f 1 1 है। यहाँ से ये आया, और यहाँ से ये आया कि g 1 1 है इसलिए ये आया। ठीक है, g ऑफ समथिंग इक्वल टू g ऑफ समथिंग। ठीक है, और g ऑफ g ऑफ y1 इक्वल टू g ऑफ y2, इसको हम y1 ले लेते हैं एक बार के लिए f ऑफ a1 को, और f ऑफ a2 को y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो g ऑफ f a1 इक्वल टू g ऑफ f a2 है ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2। ठीक है, क्योंकि g 1 1 है और f ऑफ a1 क्या है b1 है, तो b1 इक्वल टू b2 हो गया ना, हो गया। फिर यहाँ से b1 इक्वल टू b2, b1 क्या है f ऑफ a1 है और b2 क्या है f ऑफ a2 है। अब b1 1 है तो यहाँ से ये हो जाएगा a1 इक्वल टू a2। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव किया, वी प्रूव्ड वी हैव टेकन c1 इक्वल टू c2 एंड इट इम्प्लाइड a1 इक्वल टू a2, दैट मीन्स g ऑफ f फंक्शन इज 1 1। Next example 19 show that if f is a function from a to b and g is a function from b to c are onto, then g of f ac is a to c is also onto। तो f और g बेसिकली दोनों फंक्शन onto है, तो आपको प्रूव करना है कि इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा f ऑफ g ऑफ f वो भी onto होगा। ठीक है, तो देखो हमने इसको f को ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, f इक्वल टू b एंड g को एज्यूम कर लिया g भी इक्वल टू c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ a इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो क्या है g भी ऑन टू है, तो फॉर एवरी c बिलोंग्स टू कैपिटल C देयर एग्जिस्ट ए b बिलोंग्स टू कैपिटल B दैट सच दैट g भी इक्वल टू c, क्योंकि g फंक्शन ऑन टू है ना, g फंक्शन जा रहा है b से c में, तो फंक्शन ऑन टू कब होता है कि इसका हमने एलिमेंट ले लिया स्मॉल c और इसका एलिमेंट ले लिया स्मॉल b, तो ये ऑन टू तब होता है जब ये जो सेट है कैपिटल C इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए B के किसी एलिमेंट से। तो हमने यही बात बोली है कि फॉर एवरी C बिलोंग्स टू कैपिटल C देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट जी बी इक्वल टू C। ठीक है, मतलब हर एक C के लिए कोई ना कोई B होना चाहिए तभी G ऑन टू है, और ये गिवन है। ठीक है, तो हमने यही बोला। फिर फर्दर फॉर एवरी B बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट, ये साइन है फॉर एवरी और ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, ये आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एवरी B बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट F A इक्वल टू B, क्योंकि F B ऑन टू है, तो यहाँ से हो गया ना फॉर एवरी C बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A सच दैट G ऑफ F इक्वल टू C, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये हो सकता है कहीं आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि G और F दोनों फंक्शन अगर 1 1 है तो उनका कंपोजिट फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, और g ऑफ f दोनों अगर ऑन टू है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी ऑन टू होगा। ठीक है, उसके बाद
कुछ और रिजल्ट हैं, इससे ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट हैं। वो ये है कि अगर g ऑफ f फंक्शन है ये 1 1 है तो इसका मतलब f 1 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब g ऑफ f के 1 1 होने के लिए f 1 1 होना नेसेसरी है। दो कंडीशन होती है, एक तो नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर f 1 1 नहीं है तो g ऑफ f 1 1 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, इसका उल्टा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ f इज़ नॉट 1 1 देन g ऑफ f विल नॉट बी 1 1। ओके, सेकेंड ये चीज़ है, g ऑफ f अगर ऑन टू है तो g ऑन टू होगा, पक्का होगा। इसका मतलब g ऑन टू तभी होगा जब g ऑफ f ऑन टू तभी होगा जब g ऑन टू होगा। तो बेसिकली g ऑफ f जो फंक्शन है ये 1 1 होने के लिए f 1 1 होना ज़रूरी है, और ये फंक्शन ऑन टू होने के लिए पहले फंक्शन का ऑन टू होना ज़रूरी है। समझ गए? बस इतनी सी चीज़ है। ये एग्जाम्पल गिवन है इसका, वो आप देख सकते हो बुक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट बी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है 1 1, सर्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू। ओके, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है f given by f1 equal to a, f2 equal to b, f3 equal to c. Show that there exists a function g from this set to this set. Opposite, f अगर a से b में जा रहा है तो g आ रहा है b से a में, such that g of f equal to ix. ix का क्या मतलब होता है? ix का आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, g इसका मतलब g of f equal to ix का मतलब ये है, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो इक्वल टू x, ये मतलब है इसका। दूसरा एफ ऑफ जी इक्वल टू आई वाई, तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ जी, इसका इनपुट भी आई जाएगा और वाई जाएगा और आउटपुट भी वाई जाएगा, ये दोनों का मतलब है। ठीक है, वेर एक्स इज गिवन वाई इक्वल टू गिवन। ठीक है, अब आपको ये बताना, आप बता सकते हो ना, कंपोजिट फंक्शन बनाने हैं आपको दो, एक एफ ऑफ जी बनाना है, दूसरा जी ऑफ एफ बनाना है। तो देखो ये जी दे रखा था, तो जी ऑफ ए कितना है कंसिडर कर रहे हैं हम एक बार, क्योंकि 1 1 ऑन टू है ना। तो देखो जैसे g फंक्शन जा रहा है, g को छोड़ो, एक बार f ऊपर है तो f में देख लो, 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब 1 1 है तो पहला सेट जो है 1 2 3, 1 2 3, दूसरा सेट है a b c। ठीक है, तो पहले सेट के हर एक एलिमेंट b के किसी अलग अलग एलिमेंट से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि b के हर एक एलिमेंट को रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो हमने एक बार के लिए ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, आप कुछ और कर सकते हो, 1 को b से, 2 को a को 2 को a से, 3 को c से, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, जी a इक्वल टू 1, जी b इक्वल टू 2 एंड जी c इक्वल टू 3। तीनों का अलग अलग इमेज लिया है क्योंकि गिवन है फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, अब a को क्या ले लिया मैंने, पहले मैंने फंक्शन f भी लिया, यहाँ पे जो मैं लिखना भूल गया, मैंने f लिया है पहले। f कैसे जा रहा है 1 2 3 से ए बी सी जा रहा है, तो मैंने f1 को ले लिया a। ठीक है, और f2 को मैंने ले लिया b, और f3 को मैंने ले लिया c। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसके बाद जी ए को ले लिया 1। अब जी ए बी सी से 1 2 3 में जा रहा है, तो जी ए को 1 ले लिया, जी बी को 2 ले लिया, जी 3 को c ले लिया। फिर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना f ऑफ 1, तो g ऑफ f ऑफ 1 इक्वल टू 1, g ऑफ f ऑफ 2 इक्वल टू 2, g ऑफ f ऑफ 3 इक्वल टू 3। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x आ रहा है ना, 1 इनपुट ले रहे हो तो 1 आउटपुट आ रहा है, 2 इनपुट ले रहे हो 2 आउटपुट आ रहा है, 3 इनपुट ले रहे हो 3 आउटपुट आ रहा है। तो g ऑफ f फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसी तरह अगर आप f ऑफ g बनाओगे तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो g फंक्शन है वो f का इन्वर्स है, या हम आगे इन्वर्स में पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो अब स्टार्ट होता है इन्वर्टिबल फंक्शन। A function f from x to y is said to be invertible if there exists a function g from y to x। अब जो f फंक्शन है वो जा रहा है x से y में। ठीक है, तो ये f फंक्शन जा रहा है ये। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल कब होगा, मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक फंक्शन होगा y से x में, उस फंक्शन का नाम g है। ठीक है, अगर अब कंडीशन क्या है, एक फंक्शन तो एग्जिस्ट करना चाहिए y से x में। ठीक है, वो f का इन्वर्स होगा, कब होगा, जब g ऑफ f
भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए और एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने पहले भी बता दिया, आपको फिर से बता देता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन वही होता है कि जो आप इसका इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, मीन्स जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो g ऑफ f और f ऑफ g दोनों अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो g क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। ठीक है, बस। तो इसका मतलब g f का इन्वर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ f इन्वर्स या f इन्वर्स ऑफ f दोनों इक्वल टू i होते हैं। अगेन i क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, 1 1 ऑन 2 ज़रूरी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कैसे निकालेंगे, फिर g इन्वर्स होगा f का, अगर g ऑफ f और f ऑफ g दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन 2, या फिर फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। Example 23, f is a function from n to y and be a function defined as fx equal to 4x plus 3 where y equal to this। y क्या है, f का कोडोमेन है, y गिवन है, y equal to y belongs to n such then y equal to fx3। बेसिकली y को इसने लिख लिया है, f का रेंज लिख दिया है डायरेक्टली, समझ रहे हो आप। fx क्या है, 4x plus 3 है ना, और इसमें x क्या है, n है, तो x में x की वैल्यू डालेंगे हम n से, तो y की यही तो वैल्यू आएगी, y बिलोंग्स टू n सो दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू n। तो इन्होंने क्या किया है, कोडोमेन की जगह सीधा रेंज डाल दिया है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो फंक्शन तो पहले से ही ऑन टू हो गया। अब हम तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज गिवन है, तो फंक्शन इज ऑन टू। अब हमको चेक क्या करना है, हमको सिर्फ 1 1 चेक करना है, तो y1 इक्वल टू y2 लिया, तो कितना हो गया, y1 4x1 प्लस 3 एंड इक्वल टू y2 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कटा, फिर 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कटा, तो x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, और ऑन टू तो गिवन ही है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन, मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एफ है ना, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, एफ एक्स 4x प्लस 3 है, तो y इक्वल टू एफ लिया। अब यहाँ से 3 उधर गया तो 4x कितना हो गया, y माइनस 3, और x कितना हो गया, y माइनस 3/4, और ये बन गया y के टर्म्स में फंक्शन है ना, तो इसको हमने gy बोल दिया। अब ये जो gy है ये एफ का इन्वर्स है। ठीक है, और ये आप कैसे वेरीफाई करोगे, ये वेरीफाई ऐसे होगा, अगर आप f ऑफ g निकालोगे या g ऑफ f निकालोगे तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इन्वर्स ऑफ fx। अच्छा, यहाँ पे हमने सीधा gy लिखा है, अगर हमको ऐसे लिखना को बोलता कि f इन्वर्स x लिखिए, ठीक है, तो हम क्या करते, f इन्वर्स x लिखते ना, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो gy फंक्शन आया है ना, ये क्या है, x का इन्वर्स है। ठीक है, सॉरी fx का इन्वर्स है, बट ये y की टर्म में, हमको क्या चाहिए, x की टर्म में, तो y को x से रिप्लेस कर दो, y माइनस 3/4 है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/4, इसको हम बोलते हैं f इन्वर्स x। ठीक है, ये बाद में चलेगा, बट अभी तक इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ था, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जनरली अभी तक एग्जाम्पल्स में यही दिया हुआ था, fx दिया हुआ है, उसका इन्वर्स निकालना है तो हम उसमें gy निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको f इन्वर्स x लिखना है, मीन्स वापस x की टर्म्स में है, तो y को x से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24, लेट y इक्वल टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज ए सबसेट ऑफ n इज एंड इट इज गिवन। ओके, कंसिडर f फ्रॉम n टू y, ठीक है, एज एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, सो दैट एफ इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन एंड फाइंड एफ इन्वर्स। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, अंडर रूट y हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम gy बोल देते हैं। ठीक है, तो ये gy आ गया, ये क्या होता है, एफ एन का इन्वर्स है। ठीक है, अब इन्वर्स वेरीफाई ऐसे होगा, एफ ऑफ जी अगर मैंने लिया तो f फंक्शन में x की जगह मुझे gy डालना है, तो f फंक्शन क्या है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है, इसमें n की जगह g डालूंगा, n की जगह g कितना है, gy कितना है, रूट है y, तो रूट y का स्क्वायर इक्वल टू y आ गया। ऐसे ही g ऑफ f निकालूंगा, तो g में g क्या है, ये है, g में gy कितना है, रूट y। ठीक है, तो g में
इनपुट की जगह मैं f डालूंगा तो इनपुट y है उसकी जगह n² डाल दिया अंदर अंडर रूट में, या y² डाल दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वापस y आ गया, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब ये दो फंक्शन क्या है, g क्या है, f का इन्वर्स है, ठीक है। तो f इज इन्वर्टिबल एंड f इन्वर्स इज इक्वल टू gy इक्वल टू रूट y। एग्जाम्पल नंबर 25, लेट f is a function from n to r such that fx equal to this. Show that f from n to to s where s is the range of f. तो s पहले से ही कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिया हुआ है, तो f क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले ये प्रूव कर सकते हो कि ऑन टू तो गिवन है 1 1 है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद निकालो, ठीक है। अगर वो नहीं करना तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, इसका निकाल दीजिए इसका इन्वर्स, फिर f ऑफ g और g ऑफ f को देख लीजिए कि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने y इक्वल टू 4 fx को y लिख दिया, y इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15, इसको मैंने होल स्क्वायर बना दिया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 बच जाएगा, फिक्स 6 को उधर ले जाओ तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू y माइनस 6, ठीक है। ये हो गया ना। अब यहाँ से अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू ये आएगी। अच्छा, आप अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है ना, तो हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली है क्योंकि x की वैल्यू पहले से दे रखी है नेचुरल नंबर, नेगेटिव नहीं है, ओनली पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये आ गया gy और ये fx का इन्वर्स है, वो कैसे वेरीफाई होगा, f ऑफ g या g ऑफ f लोगे तो दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे, इसका मतलब ये फंक्शन g f का इन्वर्स है, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 26, कंसिडर f फ्रॉम n टू n, g फ्रॉम n टू n एंड h फ्रॉम n टू r, तीन फंक्शन है डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x, gy इक्वल टू 3y प्लस 4 एंड hz इक्वल टू साइन z, x y z ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। समझ गए ना, ये आपको एसोसिएटिविटी प्रूव करने को बोल रहा है। एसोसिएटिव फंक्शन होता है ना, सॉरी एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है ना, जैसे a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिविटी। तो हम h ऑफ पहले g ऑफ f ले लेते हैं, तो g ऑफ f कितना आ जाएगा, gx क्या है 3y, gy कितना है 3y प्लस 4 और इसमें y की जगह fx डालना है, fx कितना है 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस 4, तो h ऑफ 6x प्लस 4 आ गया। अब 6x प्लस 4 किस में डाल दीजिए, h में डाल दीजिए, h कितना है साइन z है, तो z की जगह 6x प्लस 4 डाला तो कितना हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। दिस इज LHS। नाउ RHS, h ऑफ g ऑफ f, तो पहले h ऑफ g निकालो, ठीक है। तो h में जो भी इनपुट है उसकी जगह g डालना है, तो h का इनपुट क्या है z है ना, तो z की जगह क्या डालना है, gx डालना है या gy डालना है जो भी है। तो h में कितना है साइन z है और z की जगह क्या डालेंगे, g डालेंगे, g कितना 3y प्लस 4, तो साइन 3y प्लस 4 हो गया, साइन 3y प्लस 4 ऑफ f, ठीक। अब इसमें f डालना है y की जगह, इसमें इसका इनपुट कितना है, इसका इनपुट क्या y है ना, तो y की जगह आप fx डाल दो अंदर, तो y की जगह fx डाला, fx कितना 2x है अंदर, तो साइन ऑफ 3y की जगह 2x, तो साइन ऑफ 6x प्लस 4। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ये एक एग्जाम्पल था बट ये थ्योरम है, आगे जो फर्स्ट थ्योरम दी रखी है इस एग्जाम्पल के बाद वो यही है कि इन जनरल भी ये ट्रू होता है, h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f, ये हमेशा ट्रू होता है कंपोजिट फंक्शन के केस में। इसका मतलब कंपोजिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है, बट कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, f ऑफ g इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ f, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता बट एसोसिएटिव होता है। थ्योरम सेकंड ये है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, देन g ऑफ f ऑल्सो इन्वर्टिबल विथ, ये चीज़ देख लीजिए कि अगर g ऑफ f का इन्वर्स लोगे तो वो होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स के केस में भी होता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है ना, इसका इन्वर्स ले रहे हो ना, तो ये कितना होता है b इन्वर्स a इन्वर्स होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाद वाली पहले आ जाती है, तो उस तरह से ये बताने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि उस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो g ऑफ f का इन्वर्स होता है f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, ठीक है।
तो 27 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं किया है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप बुक में देख के समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एग्जाम्पल 28, लेट s इक्वल टू 1 to 3, ठीक है। पी एस सेट डिटरमाइन वेदर द फंक्शन f फ्रॉम s to s, s से s में जो फंक्शन जा रहा है डिफाइंड एज बिलो एज हैव इन्वर्सेस, फाइंड f इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों में जो फंक्शन दे रखा है f वो s से s में जा रहा है, s क्या है 1 to 3 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ईच ऑफ दीज फंक्शंस आर इन्वर्टिबल और नॉट, अगर इन्वर्टिबल है तो आपको तीनों का इन्वर्स बताना है। तो फर्स्ट केस में देखिए 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, f 1 1 on 2 हो गया, बाइजेक्टिव हो गया ये फंक्शन, और बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f x से y में जा रहा है ना फंक्शन, तो इसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स यही होता है f इन्वर्स y इक्वल टू x। तो मतलब जो इमेज होता है वो प्री इमेज बन जाता है, और जो प्री इमेज होता है वो इमेज बन जाता है। तो हम f की जगह f इन्वर्स डाल दिया, और 1 का इमेज 1 है तो उल्टा करके लिखोगे तो भी 1 1 बनेगा, 2 2 की जगह 2 2 ही आएगा, 3 3 की जगह 3 3 आएगा, क्योंकि 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से 3 3 से, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑर्डर रिवर्स करोगे तो भी यही रहेगा। सेकंड देखिए f 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से, 3 1 से, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि 2 का भी इमेज 1 है और 3 का इमेज भी 1 है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन का रेंज में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है ना, एक 3 बच गया, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, इसका मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। थर्ड के केस में आइए, 1 का इमेज 3, 3 का 2, 2 का 1 है ना, तो देखो तीनों का अलग अलग इमेज आ रहा है, ठीक। और दूसरा केस ये आ रहा है कि जो इसका रेंज आ रहा है इसमें 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, तीनों ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो f इनवर्स लिखोगे तब 1 का इमेज 3 है तो 3 का 1 बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे 3 का 1 बन गया, 3 का 2 था फिर तो 2 का 3 हो गया, और 2 का 1 था तो 1 का 2 हो गया, ठीक है। जो इमेज था वो प्री इमेज बन जाएगा, प्री इमेज था वो इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इन्वर्टिबल और कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक्सरसाइज है इस चैप्टर की इन्वर्टिबल और कंपोजिट फंक्शन पे, वो आप कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक चीज़ इस चैप्टर की रह जाती है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो हम 7th लेक्चर में करेंगे प्रोबेबली, क्योंकि 6th में हम करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले, उसके बाद हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसके 2 या 3 लेक्चर और बाकी हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ITF। बट उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम देख लें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और वो 11th का एक चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।